नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू ड्राफ्ट अ डीड ऑफ सेल, यानी डीड ऑफ सेल किस तरह से ड्राफ्ट की जाती है। तो देखिए, डीड ऑफ सेल ड्राफ्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी जनरल चीज़ें कन्वेंसिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए इसका कन्वेंसिंग का मतलब ये है कि लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कैसे करते हैं। तो देखिए, कन्वेंसिंग जो है ये एक कोडिफाइड आर्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि देखिए, सीपीसी सीआरपीसी जो आपके अलग अलग कायदे हैं जो बनाए गए हैं वो बुक पे लिखे गए हैं, उनके बुक्स तैयार किए गए हैं, उनको लिख के रखा गया है। तो जिस किसी को भी उनके बारे में जानना है वो उन बुकों को पढ़ के उनको रेफर कर सकते हैं। लेकिन कन्वेंसिंग, लीगल कन्वेंसिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इंडियन लॉ में जो कोडिफाइड नहीं है। तो इसका मतलब देखिए, आप मुझे पूछेंगे कि अगर ये डॉक्यूमेंट, ये आर्ट जो है वो कॉन्सेप्ट कोडिफाइड अगर नहीं है तो किस तरह से हम सीखें। तो देखिए, सिंपल आंसर इसका यही है कि कन्वेंसीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिडेंस। इसका मतलब ये है कि जो पहले इनिशियली ब्रिटिश के ज़माने से जो ड्राफ्ट्स किए गए थे उनको रिफ़र कर करके हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो इस तरह से कन्वेंसिंग इंडिया में की जाती है। तो देखिए, हम डीड ऑफ सेल के ड्राफ्टिंग में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये डेमो ड्राफ्ट है जो मैंने प्रिपेयर किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जो हैं वो सारी मैंने निकाल दी हैं फॉर प्राइवेसी रीज़न। तो देखिए, पहला पार्ट जो है, उसके पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डीड ऑफ सेल में इस कॉन्सेप्ट के वीडियो में एक एंटायर वीडियो बना नहीं सका, इसलिए मुझे दो वीडियो में इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्प्लिट करके करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो एक ही वीडियो में ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा बढ़ गया और इसीलिए वो पॉसिबल नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में स्प्लिट किया है। पहले पार्ट में मैं आपको रिसाइटल्स के बारे में सिखाऊंगा और दूसरे पार्ट में आपको कोवेनेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, डीड ऑफ सेल में कोवेनेंट्स और रिसाइटल्स ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। देखिए रिसाइटल्स जो है बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है, रिसाइटल्स का मतलब ये है कि इट्स एन इंट्रोडक्शन टू द डीड, जिसमें आप इंट्रोडक्टरी स्टोरी लिखते हैं, और कोवेनेंट्स जो हैं वो एक्चुअल डीड के टर्म्स हैं। वो मैं आपको, जैसे मैंने कहा, दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, इस वीडियो में आगे जैसे जैसे जाते मैं आपको रिसाइटल का एग्जाम्पल दिखा दूंगा। तो पहले देखिए, डीड ऑफ सेल, इसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो डीड ऑफ सेल या फिर सेल डीड या फिर कन्वेंस डीड या फिर डीड ऑफ कन्वेंस, इस तरह से किसी भी तरह से आप उस टाइटल का आप नोमेनक्लेचर इस डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं। देखिए, लीगल प्रिंसिपल ये है कि द नोमेनक्लेचर विल नॉट डिसाइड द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, बट इट इज एक्चुअली द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, दैट इज द कंटेंट विद इन द डॉक्यूमेंट दैट डिसाइड्स द डॉक्यूमेंट। तो देखिए, डीड ऑफ सेल आपने अगर लिख भी दिया, लेकिन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज डॉक्यूमेंट से इस तरह से नजर आया कि उनका इंटेंशन सेल करना नहीं था, तो डीड ऑफ सेल लिखने के बावजूद भी पूरा डॉक्यूमेंट सेल डीड नहीं हो जाएगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने लिखना है। किसी भी तरह से आप इसको डीड ऑफ सेल या फिर सेल डीड या फिर कन्वेंस डीड या फिर किसी भी तरह से आप टाइटल कर सकते हैं, इसको नोमेनक्लेचर दे सकते हैं, सो लॉन्ग एज इट इज इन कॉन्सोनेंस विद द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो देखिए, पहली लाइन, द डीड ऑफ सेल इज मेड एट मारगांव गोवा ऑन दिस 17th जुलाई ऑफ ईयर 2010। सो देखिए, आपने यहाँ ये एग्जीक्यूशन की लाइन है। तो पहले देखिए, मैं मारगांव गोवा से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे मारगांव गोवा लिखा है। आप जहाँ कहीं से भी हो, आप उसका अकॉर्डिंगली डिटेल्स यहाँ डाल दीजिए। देखिए, दिस इज मेड ऑन द 17 जुलाई 2021। सो देखिए, और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डीड ऑफ सेल जो है उसमें एग्जीक्यूशन और रजिस्ट्रेशन, ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो डीड ऑफ सेल आपने अगर सिर्फ एग्जीक्यूट कर दिया तो वो कन्वेंस सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा। देख, कन्वेंस बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो उसके लिए हम डीड ऑफ सेल पहले एग्जीक्यूट करते हैं और सब रजिस्ट्रार के सामने उसे रजिस्टर करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डीड ऑफ सेल इज कंपल्सरी एज पर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसीलिए हम उसे रजिस्टर करते हैं। तो आपने सिंपली अगर डीड ऑफ सेल एग्जीक्यूट ही कर दिया विदाउट रजिस्ट्रेशन, तो आपका कन्वेंस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो देखिए, इसलिए हमने पहले 17 जुलाई 2021 ये यहाँ पे, दैट इज द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपने यहाँ पे लिखनी है।
और ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन पे एग्जीक्यूट कर रहे हो उसी दिन पे आपने रजिस्टर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एग्जीक्यूट कर सकते हो और विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आप रजिस्टर भी कर सकते हो। इसीलिए डेट ऑफ एग्जीक्यूशन यहाँ पे इस तरह से लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिटवीन, यहाँ पे अब आप पार्टीज की डिटेल्स लिखोगे। मिस्टर सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, एज सो एंड सो, मैरिड, सर्विस एंड हिज वाइफ सो एंड सो। अभी देखिए, आपने जब पार्टीज की डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स में डालनी होती है तो आपने ध्यान रखना है कि जितने विस्तार से, जितने डिटेल से आप उन पार्टीज को डिस्क्राइब कर सको आपने करना है। इसका रीज़न ये है कि एक नाम के 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, इसलिए एक नाम का दो व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उन व्यक्तियों के पिताजी के नाम सेम नहीं हो सकते, एज सेम नहीं हो सकती, मैरिटल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और उनका रेजिडेंशियल एड्रेस एक नहीं हो सकता। अगर हो भी गया तो इट इज़ हाईली इम्प्रॉबेबल, लेकिन जनरली ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए उनके पूरे डिटेल्स इस तरह से आपने डिस्क्राइब करने हैं कि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी होगी। so and so and his wife, Mrs. so and so, daughter of so and so, housewife, both residents of so and so। so इस तरह से आपने दोनों का एड्रेस लिखना है। आप सेपरेटली भी लिख सकते हो, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इनका एड्रेस यहाँ सेपरेटली और इनका एड्रेस आप सेपरेटली लिख सकते हो, लेकिन इस तरह से एक ड्राफ्टिंग कन्वेंशन है कि सिंस दे आर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, इट इज प्रिज्यूम दैट दे विल बी लिविंग टुगेदर, सो देयरफॉर उनका रेजिडेंशियल एड्रेस इस तरह से डिफाइन करना है। देखिए हियर एंड आफ्टर कॉल्ड एज द वेंडर। सो देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए आप जब पार्टीज को डिस्क्राइब करते हो तो आगे आगे जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट में बढ़ते जाते हो तो आपको उन पार्टीज को बार बार दोबारा आपको रिपीट करना नहीं होता है। इसीलिए आप इस तरह से एक सिस्टम कन्वेंसिंग में है जिसमें आप जो भी पार्टीज डॉक्यूमेंट में है उनको क्लब करके उनको एक रेफरेंस देना है। इस तरह से वेंडर्स, परचेजर्स, थर्ड पार्टीज या फिर कंफर्मिंग पार्टीज या फिर जो कुछ भी हो, ये इसका और ये जो रेफरेंस का वर्ड है वो आपके डिसीजन पे है। आप किसी भी तरह से उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हो। देखिए इस डीड में मैंने वेंडर्स और परचेजर्स के नाम पे उनको डिस्क्राइब किया है। अगर आपको चाहिए तो आप उनको फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी इस तरह से भी कर सकते हो। सो बेसिकली ये हम करते हैं सो दैट वी डोंट हैव टू कीप रिपीटिंग द डिटेल्स ऑफ द पार्टीज थ्रू आउट द कन्वेंस डीड। ओके, तो देखिए आगे, विच एक्सप्रेशन शैल अनलेस रिपग्नेंट टू द कॉन्टेक्स्ट मीनिंग देयरऑफ बी डीम्ड टू इंक्लूड देयर हेड्स, सक्सेसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड असाइंस। देखिए और एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ मैं आपको कि देखिए लीगल कन्वेंसिंग आप जब करते हो तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ लीगल ड्राफ्ट्समैन इज द फैक्ट दैट ही हैज टू हैव एक्सलेंट कमांड ओवर हिज लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में आप कर रहे हो, देखिए यहाँ पे हम इंग्लिश में करते हैं, इसलिए वी हैव टू हैव अ रियली गुड कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप भारत के किसी भी पार्ट में हो और वहाँ समझो आप हिंदी में कन्वेंस करते हो तो आपकी व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आपका हिंदी पे कमांड स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो सोच रहे हो उसको ठीक से आप एक्सप्रेस कर सको। इसलिए देखिए अगर आप इंग्लिश में कन्वेंस करते हो तो एक छोटी सी टिप है। वो टिप ये है कि आपको अगर थोड़े शब्दों का मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक ऑफलाइन डिक्शनरी ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके रखिए, और जब भी आप ड्राफ्ट्स रेफर करते हो और जब भी आपको लीगल जार्गन और लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो इमीडिएटली आप ऐप पे डाल के उस शब्द का मीनिंग समझ लो। एक बार आपने उस शब्द का मीनिंग समझ लिया तो आपको पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझने में आसानी होगी। तो इस तरह से आपने ये जो मैंने गाइडलाइंस दी है वो आपने फॉलो करनी है। देखिए विच एक्सप्रेशन शैल अनलेस रिपग्नेंट टू द कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग देयरऑफ, इसका मतलब ये है कि वेंडर्स जो है ये वेंडर्स ये दोनों हैं, ये दैट इज नंबर 2 एंड नंबर 1 जो हस्बैंड एंड वाइफ, तो इनके असाइंस, हेड्स, एडमिनिस्ट्रेटर जो कोई भी हो उनको जब भी हम डीड में वेंडर्स के नाम पे रेफर करते हैं तो इनके वेंडर्स के नाम पे इनके हेड, सक्सेसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटर जो कोई भी हो उनका राइट जो है वो वेंडर्स के पास है। तो जब आप वेंडर्स इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो तो उसमें ये सब भी इंक्लूड होंगे। इसका मतलब सिर्फ यही है। देखिए फिर भी एक्सप्लेन करने के बाद भी आपको अगर ठीक से समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट छोड़ दीजिए और मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो, देखिए परचेजर दो भी है, ये भी हस्बैंड वाइफ है इस तरह से, एंड दे हैव बीन टर्म्ड एज परचेजर, दे हैव बीन रिफर्ड टू एज परचेजर्स।
तो इस तरह से उनको परचेजर का मैंने टैग दे दिए थे। और ये पार्ट भी एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ वेंडर्स है। इनके भी हेड, सक्सेसर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटर्स एंड असाइंस इस टर्म परचेजर में इंक्लूडेड होंगे। ओके, तो देखिए आगे यहाँ से हमारा रिसाइटल का पार्ट जो मैंने आपको पहले बताया था वो स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ से इनफैक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा वेरेस से, लेकिन इससे पहले इस ड्राफ्ट में जो पार्टीज हैं, वेंडर्स और परचेजर जो हैं, वो देव बीन रिप्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ अटर्नीज। तो आपको जैसे आपको पता होगा, वेंडर जो पार्टीज टू डॉक्यूमेंट है वो खुद साइन मार सकते हैं या फिर दे कैन अपॉइंट एन एजेंट दैट इज अ पावर ऑफ अटर्नी होल्डर। सो इस डीड में जो वेंडर है और परचेजर है दोनों का पावर ऑफ अटर्नी इसमें है। तो देखिए, द वेंडर्स आर रिप्रेजेंटेड इन दिस डीड बाय द लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड अटर्नी मिस्टर सो एंड सो, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ लिखी गई है। बाय वर्च्यू ऑफ पावर ऑफ अटर्नी एग्जीक्यूटेड ऑन बिफोर सो एंड रजिस्टर्ड अंडर नंबर सो एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ विच इज एनेक्स्ड हियर विद। तो देखिए, पावर ऑफ अटर्नी जैसे आप जानते हैं वो एक मैजिस्ट्रेट के सामने भी एग्जीक्यूट हो सकती है, एक काउंसलर के सामने भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर यू कैन एग्जीक्यूट इट बिफोर अ नोटरी ऑल्सो। तो जिस किसी भी अथॉरिटी के सामने आपने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ इस डॉक्यूमेंट में लिखनी है, इस सेल डीड में लिखनी है। और उसका रीज़न यही है कि अगर पावर ऑफ अटर्नी किसी भी रीज़न से गुम हो गई तो उस पावर ऑफ अटर्नी की डिटेल्स आपको यहाँ मिलनी चाहिए, उस पावर ऑफ अटर्नी को आप ट्रेस कर सकोगे। इसीलिए हमने कॉम्प्रिहेंसिवली इस तरह से पावर ऑफ अटर्नी की डिटेल्स डालनी है। तो रिसाइटल स्टार्ट होने से पहले अगर आप किसी की पावर ऑफ अटर्नी है तो इस तरह से आपको उनको डिस्क्राइब करना होगा। देखिए, परचेजर एंड वेंडर बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर पावर ऑफ अटर्नीज बाय वर्च्यू ऑफ टू सेपरेट पावर ऑफ अटर्नीज। सो दोनों पावर ऑफ अटर्नीज है, हाँ, और एक एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ विच इज बीइंग अनेक्स्ड हियर विद आपने भी इस तरह से लिखना है और उसको इस डॉक्यूमेंट के साथ पावर ऑफ अटर्नीज भी अटैच करनी है। सो बिकॉज द सेल डीड एंड पावर ऑफ अटर्नीज ऑल टुगेदर बिकम वन डॉक्यूमेंट। और जब आप सेल डीड की सर्टिफाइड कॉपी मांगोगे सब रजिस्ट्रार से तो उसके साथ आपको डीड अलॉन्ग विद द पावर ऑफ अटर्नीज भी मिल जाएगा। इसलिए एक नोटराइज्ड कॉपी भी आपने इस तरह से, नोटराइज्ड हो या ओरिजिनल हो या फिर जो कुछ भी हो, आपने इस तरह से अटैच करनी है। देखिए, ऑल पार्टीज आर इंडियन नेशनल्स। देखिए, आप इस तरह अगर डॉक्यूमेंट में सारे पार्टीज इंडियन नेशनल हैं तो इस तरह से आपने ऑल पार्टीज आर इंडियन नेशनल्स और विचएवर नेशनल किसी भी देश के नेशनल्स हैं उसको आप इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं। या फिर अगर एक एक पार्टी डिफरेंट कंट्रीज के, समझो एक वेंडर्स इंडियन है और परचेजर्स फॉरेनर्स हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह से विचएवर नेशनल दैट इज कनेडियन नेशनल और अमेरिकन नेशनल जो भी हो तो आप उसको इस तरह से यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर पार्टीज जो हैं वो डिफरेंट नेशनलिटीज़ के हैं, या फिर अगर सब पार्टीज एक ही देश के नागरिक हैं तो आप उसको इस तरह से भी डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। तो देखिए, अभी हम पहले रिसाइटल के पास आते हैं। देखिए, रिसाइटल जो पहला रिसाइटल होता है उसको आपने वेरेज करके स्टार्ट करना है और बाकी के सब्सिक्वेंट रिसाइटल जो होते हैं उनको एंड वेरेज करके स्टार्ट करना है। देखिए, वेरेज मेसर्स सो एंड सो इज अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हैविंग इट्स ओन बिजनेस एट सो एंड सो और एंड इट गोज ऑन। तो देखिए, पहला रिसाइटल जो है, जैसे आप अगर आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके पूरा रीड कर सकते हैं। पहला रिसाइटल जो है वो ओरिजिन ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है। देखिए, रिसाइटल्स बेसिकली ये हैं कि इट इज़ लाइक अ स्टोरी। डीड ऑफ सेल एसेंशियली इज लाइक अ स्टोरी एंड इवेंचुअली द कोवेनेंट्स आर द टर्म्स। सो पहले स्टोरी में आपने इस तरह से पूरी प्रॉपर्टी की ओरिजिन डिस्क्राइब करनी है, कहाँ से प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई है, किसके पास ओरिजिनली थी, किसने डेवलप की, उस पर क्या क्या एक्यूम्बरेंसेस है, किस तरह से उस पर लियोन्स है, वो सब आपने रिसाइटल्स के द्वारा डीड में डिस्क्राइब करने हैं। सो देखिए, पहला रिसाइटल ये है कि वो एक्सप्लेन करता है कि जो ये बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो हैं उनके पास वो ओरिजिनली प्रॉपर्टी थी और सब्सिक्वेंटली उन्होंने उस प्रॉपर्टी को डेवलप किया। तो इस रिसाइटल में जैसे आप देखेंगे सारी डिटेल्स आपने डालनी है इस तरह से। आप जिस भी राज्य से भारत के बिलोंग करते हैं उस राज्य में थोड़ा सिस्टम में भी अलग होगा, लेकिन आपने जैसे लीगल टर्म होता है म्यूटेटस म्यूटेंडिस, इसका मतलब ये है कि आपने एडजस्ट करके वो डीड तैयार करनी है। तो आपने उस तरह से आप ये ड्राफ्ट देके और अकॉर्डिंगली आपका जो सिचुएशन है उस तरह से आप उसे तैयार कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, लैंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस अंडर सो एंड नॉट कंट्रोल्ड इन द लैंड रेवेन्यू ऑफिस सो एंड सो
and surveyed in the office so and so accordingly. The above property is hereinafter referred to as the said property for brevity's sake and is more fully described in schedule 1 hereunder. तो देखिए यहाँ भी said property करके हमने इस प्रॉपर्टी को टर्म दे दिया है said property, एंड सब्सिक्वेंटली आगे हमने इस तरह से इसको शेड्यूल 1 में पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है. तो देखिए ये इसका भी कॉन्सेप्ट सेम है एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन. देखिए ऊपर जब हम वेंडर्स और परचेजर के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि वेंडर्स और परचेजर्स के नाम हमें बार बार पूरे डीड में रिपीट ना करने पड़े, इसीलिए हम उसको वेंडर्स या फिर परचेजर इस तरह का टैग देते हैं. और जब भी वेंडर्स के नाम से डॉक्यूमेंट में रेफरेंस होती है तो हमें पता होना चाहिए कि वेंडर्स मीन्स दैट द ओरिजिनल पार्टीज, हुएवर इट इज दैट पार्टी हैज बीन गिवन दैट टैग. तो ये आपने समझना है. तो इस तरह से फॉर ब्रीविटी सेक एंड फॉर मोर एंड इज मोर फुली डिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल 1 हियरइंडर. सो शेड्यूल 1 जो किया है वो एंड जो डॉक्यूमेंट के एंड पे है वहाँ पे आपने शेड्यूल्स लिखना है. तो इसमें क्या है कि एक बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टी में एक छोटी प्रॉपर्टी है, छोटी प्रॉपर्टी में फ्लैट्स डेवलप किए गए हैं. तो इस तरह से शेड्यूल 1 जो है उसमें ये जो एंटायर प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्राइब की गई है, और शेड्यूल 2 में उस प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्ट किए हुए बिल्डिंग में जो फ्लैट है उस फ्लैट को डिस्क्राइब किए गई है. उस तरह से सिस्टम है. तो इस तरह से आपने शेड्यूल में प्रॉपर्टीज को मार्क करना है. एंड वेरेज देखिए एंड वेरेज, सो सेकेंड रिसाइटल है इसलिए एंड वेरेज सो एंड सो हैव कंस्ट्रक्टेड अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैट्स एंड शॉप्स नोन एज सो एंड सो. इस तरह से देखिए ये बेसिक कन्वेंशन है डिस्क्राइब करने का कि किसने कंस्ट्रक्ट की है, किस तरह की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की है, उसमें फ्लैट्स हैं या फिर शॉप्स हैं या फिर प्रॉपर्टी का नाम क्या है. इस तरह से आपने रिसाइटल में ये सब डिटेल्स डालनी है. देखिए आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंक्लूडिंग SGPDA वाइड ऑर्डर नंबर सो एंड सो. और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरली सब रजिस्ट्रार्स को इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि सेल डीड उसी प्रॉपर्टी का रजिस्टर करें जिसको लीगैलिटी है, जो लीगल है. अगर एक प्रॉपर्टी सॉर्ट ऑफ समझिए आप एक प्लॉट है उस पर किसी ने घर एक छोटा सा घर बांध लिया है और उस घर को बिना परमिशन लिए बांध लिया है और बाय वर्च्यू ऑफ अ सेल डीड उस घर को वो बेचना चाहते हैं. तो उस तरह से जो सेल डीड जो है उसको रजिस्टर करने के लिए जो है सब रजिस्ट्रार्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं एक्सप्लिसिटली कि अगर अब जो स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली लीगल नहीं है तो उसका कन्वेंस ना रजिस्टर करें. इसलिए हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम फ्लैट्स डिस्क्राइब करते हैं या फिर कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर किसी तरह का हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसकी जो लीगल उसकी लेजिटिमेसी जो है वो हमने इस तरह से यहाँ डिस्क्राइब करनी है कि किस किस अथॉरिटी से स्ट्रक्चर को परमिशन मिल गई है. तो इसमें एज इन दिस केस SGPDA ने उनको परमिशन दिया है, मारगांव म्यूनसिपल काउंसिल ने उनको परमिशन दिया है, और अकॉर्डिंगली जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल परमिशंस चाहिए होती हैं जब अलग अलग राज्यों में भारत के उस हिसाब से आपने वो सब डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से लिखनी है. तो आगे बढ़ते हैं. Whereas the vendor via deed of sale dated so and so purchased a flat bearing number so and so at measuring an area of so and so on the first floor so and so in the said property from so and so engineers, which flat hereinafter shall be referred to as the said flat and is more particularly described in schedule 2. तो देखिए वेंडर जो है उन्होंने ओरिजिनली बिल्डर्स और डेवलपर्स से, ये जो हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, उनसे वेंडर ने ओरिजिनली एक फ्लैट लिया था. उस फ्लैट को बाय वर्च्यू ऑफ सेल डीड ये दूसरे आदमी को बेच रहे हैं. तो इसीलिए इस रिसाइटल में ऐसा लिखा है, आप समझ गए होंगे. अगर आपको ये रिसाइटल पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हैं और उसका मीनिंग समझ सकते हैं. इसमें भी देखिए सेड फ्लैट, जो फ्लैट है उसको सेड फ्लैट करके हमने रेफर किया है और शेड्यूल 2 में उस फ्लैट को डिस्क्राइब किया है. आगे बढ़ते हैं. देखिए बाय एंड वेरेज बाय वर्च्यू ऑफ द सेल डीड सो एंड सो हैव बिकम द एब्सोल्यूट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी. सो इस तरह से हमने डिस्क्राइब पहले किया है कि वेंडर्स को किस तरह से उस प्रॉपर्टी का टाइटल है, वेंडर्स किस तरह से उस प्रॉपर्टी के ओनर बन गए. आगे देखिए ये रिसाइटल जनरली एक सॉर्ट ऑफ कॉमन रिसाइटल है और इसके बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगा.
देखिए, एंड वेर एज द परचेजर हैज अप्रोच द वेंडर्स एंड हैव रिक्वेस्टेड देम टू सेल द सेट फ्लैट बेरिंग सो एंड सो स्क्वायर मीटर्स square meters of terrace area of the first floor of the building known as so and so situated at so and so for a total consideration of rupees so and so. So इस पैराग्राफ में देखिए जनरली इस तरह से हम कन्वेंस ड्राफ्ट करते हैं कि द परचेजर हैज अप्रोच द वेंडर. अभी किसी भी तरह से आप लिख भी सकते हैं द वेंडर हैज आस्क्ड द परचेजर टू परचेज द प्रॉपर्टी एंड द परचेजर हैज अकॉर्डिंगली अग्रीड टू परचेज इट फॉर अ कंसिडरेशन. इस तरह से भी आप रिसाइटल डाल सकते हैं, बट जनरल सिस्टम ऑफ रिसाइटल जो डालने का है तो जनरल सिस्टम इज दिस इज दैट सिस्टम फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज सो एंड सो. इस तरह से आगे देखिए, and whereas the vendors have acceded to the request and is ready to willing to sell the said flat at measuring so and so area, the said flat is shown in the plan annexed to this deed in red color and is fully described in schedule 2 hereunder for a total consideration of so and so, which represents the market value of the said flat free from all encumbrances, demands, charges and claims. So देखिए, इसमें इस पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे कि इस तरह से लिखा गया है. जनरल इनिशियल पार्ट जो है वो एक रिसाइटल है, लेकिन आगे का पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है. इसमें देखिए विच इज सोल्ड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ रुपीज सो एंड सो विच रिप्रेजेंट्स इट्स प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ द सेट फ्लैट. तो देखिए आप देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन और अदर द वैल्यू ऑफ द फ्लैट एंड द स्टैम्प ड्यूटी दैट हैज टू बी पेड. देखिए एटलीस्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा सरकार ने एक मिनिमम अमाउंट डिक्लेयर किया है, उसके नीचे आप फ्लैट को वैल्यू नहीं कर सकते. तो समझो एक स्क्वायर मीटर एक समझो 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर मान लीजिए. तो इस तरह से अगर एक डिक्टेट है तो मिनिमम वैल्यूएशन आप फ्लैट का 10,000 पर स्क्वायर मीटर पकड़ के ही टोटल वैल्यूएशन कर सकते हैं. उससे कम करके आप स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी नहीं पे कर सकते. इसका रीज़न ये है कि सरकार को रेवेन्यू जितना जनरेट करना है उसके लिए ये कंडीशंस नेसेसरी हैं. तो देखिए आप फ्लैट किसी भी प्राइस पे बेच सकते हैं. देखिए हम प्रिज्यूम करते हैं कि समझिए एक फ्लैट का वैल्यू कैलकुलेट करके 25 lakhs आ जाता है, विच इज़ द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू फॉर अ फ्लैट. पर फॉर वट एवर रीज़न देखिए अगर वेंडर को पैसे की ज़रूरत है और वेंडर परचेजर को बेच रहा है, तो इन सच केस व्हेन द वेंडर इज ट्राइंग टू सेल इट टू द परचेजर, द वेंडर में अग्री टू सेल इट टू द परचेजर फॉर से 10 lakhs. 10 लाख में भी वेंडर उसको बेच सकता है. तो हियर कन्वेंस में आपने लिखा है कि द सेल प्राइस इज 10 lakhs बट फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन, फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी, द एंटायर फ्लैट इज वैल्यूड एट 25 lakhs विच इज द मिनिमम वैल्यू एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट. इस तरह से आपने यहाँ पे लिखना है. आप किसी भी अमाउंट पे वो फ्लैट बेच सकते हैं, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट इट हैज टू बी वैल्यूड फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. It has to be valued minimum at the rate at which the government has described it. उससे नीचे आप वैल्यूएशन नहीं कर सकते. अगर उससे नीचे वैल्यूएशन आपने कर दिया तो सब रजिस्टर उसे रजिस्टर करने के लिए हेजिटेट करेगा. तो देखिए तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको लीगल कन्वेंसिंग के बारे में और पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में थोड़े ई बुक्स के लिंक्स छोड़ दिए हैं. तो अगर आपको कन्वेंसिंग के बारे में और पढ़ने की दिलचस्पी है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लिंक जो मैंने छोड़ा है उसे देख लीजिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में. पार्ट 2 इज़ कमिंग सून. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए.